अखबार पढ़ने का जो रिवाज है हमारे मुल्क में वो तकरीबन ख़त्म ही होता चला जा रहा है, लेकिन अखबार की शह सुर्खियाँ क्योंकि वो लिखा हुआ लफ्ज़ होता है आपके जहन पे नक्श हो जाता है। चाहे आप हज़ारों न्यूज़ चैनल्स को सर्व करते रहें, उनके टिकर्स पढ़ते रहें, ये जिस तरह आपकी मेमोरी पे कमिट होता है और मेरे ख्याल में तारीख़ का हिस्सा भी बनता है, शायद ही इसकी कोई मिसाल मिलती हो। आज की ज़रा हेडलाइंस पर नज़र डालते हैं तो आपको नज़र आएगा कि ECC यानी जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उन्होंने पहली तजवीज़ जो पेश की है कि फ़ौरी तौर पे PIA को प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। इसके जो खसारे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या निगरां हुकूमती सेटअप में इस तरह का स्टेप लेना एक वाइज डिसीजन है? क्या आपके पास वो लेजिटिमेसी मौजूद है कि आप इतना बड़ा फ़ैसला प्राइवेटाइजेशन या सेलिंग ऑफ अ नेशनल एसेट के बारे में कर सकें? लोगों ने इस बारे में ऑलरेडी चहमगोइयाँ की हुई हैं कि अगर आप हमारी स्टील मिल्स की बात करें, कराची एयरपोर्ट की बात करें, मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की बात करें कि उनको ऑलरेडी लीज आउट कर दिया गया है। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर अस। और ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं कि आपके पड़ोस में भी और आपके ख़ित्ते में भी बात की जा रही है कि किस तरह आपके फॉरेन रिज़र्व्स फ़ौरी तौर पे और बड़ी तेज़ी से डिप्लीट कर रहे हैं। अच्छा जी, ये भी बताते चलें कि हमारे अगर करेंसी की कदर को देखा जाए तो पता नहीं क्या वजह है कि आलमी फोर्सेस की वजह से है, कुछ हमारा अपना किया हुआ जुल्म है अपने ऊपर, कि बड़ी तेज़ी से इसकी कदर गिर रही है। एंड द ओनली वे वी कैन एक्चुअली स्टेबलाइज द सिचुएशन इन पाकिस्तान कि अगर हम सर्टनटी लेके आ सकें। आज हम एक सेगमेंट ज़रा मईशत के हवाले से भी करेंगे। हाल ही में आने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जब ये अब फाइनली डिसीजन लिया गया है कि स्मगलर्स को, होर्डर्स को, जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके आर्टिफिशली प्राइसेस को ऊपर करते हैं, ब्लैक मार्केट के थ्रू चीज़ें लेके आते हैं, इन सब का रूट एक ही है जो कि एक अच्छी नीयत से बनाया गया था। ये रूट है जी अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड का। जब नेटो फोर्सेस वहाँ पे मुकीम थी, 20 साल तक ये कोशिश की जाती रही कि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आए, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी आते आते ऐसा लगता है पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को हमने बिगाड़ दिया। इसके ऊपर और भी बड़े सारे इंटरेस्टिंग माशी पॉइंट्स हैं और ख़ास तौर पर अगर इसको ख़ित्ते के तनासुब में देखा जाए, इस पर हम बात करेंगे अगले सेगमेंट में। लेकिन इस वक्त ज़रा देखते हैं कि सदर मुमलिकत ने एक दफ़ा फिर ये इंदिया दिया है। उन्होंने प्रोपोर्शंस की डेट जो कि है 6 नवंबर 2023, ये होना लगभग नामुमकिन है, लेकिन उनकी तरफ से आने वाला ये इशारा क्या था, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। फिर कबल दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, बैरिस्टर वकास हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या इस वक्त लीगल फ्रेमवर्क्स मौजूद है पाकिस्तान के पास और कब तक हम नेशनल इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। लेट्स टेक अ लुक। आईन पाकिस्तान असम्बली की तहलील की तारीख से आम इंतखाबात के लिए 90 दिन के अंदर की तारीख देने का इख्तियार सदर को देता है। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत में सदर आरिफ अलवी ने लिखा, वजीर आजम के मशवरे पर 9 अगस्त को कौमी असम्बली को तहलील किया। आइन का आर्टिकल 48(5) सदर को इख्तियार देता है कि वो 90 दिन के अंदर की कोई तारीख कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए दें। इस लिहाज से मुल्क में आम इंतखाबात पीर 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। सदर मुमलिकत ने लिखा, आईनी जिम्मेदारी पूरा करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मदऊ किया ताकि आइन और उसके हुक्म को लागू करने का तरीका वज़ा किया जा सके। जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अगस्त में मरदमशुमारी की इशाअत के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है। वफाकी वजारत कानून भी इलेक्शन कमीशन जैसी राय का हामिल है। चारों सूबाई हुकूमतें भी इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का मैंडेट समझती हैं। इनमें ये इत्तफाक राय भी पाया गया कि वफाक की मजबूती, सूबों में इत्तेहाद, हम आहंगी के फ़रोग़ और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए।
जी जनाब, ये लाएमल आ रहा है। ये जब सदर मुमलिकत की तरफ से ये ज़रूरी पैगाम पहुँचाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो यकीनन आपको जिस तरह पता है कि हम तो इन कानूनी चारागोइयों में लग जाएंगे कि किस लॉ के तहत क्या ये इख्तियारात में शुमार किया जाता है सदर मुमलिकत के या नहीं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कंवर दिलशाद साहब और बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब, और इनसे जानेंगे कि हाउ एग्जैक्टली इज़ दिस सिचुएशन डेवलपिंग। दिलशाद साहब, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। 17 अगस्त को यूनिलैटरली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएट कर दिया डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को, और उन पे ये इल्ज़ाम है कि किसी भी सियासी जमात, पॉलिटिकल जमात को ऑन बोर्ड लिए बगैर, क्या ये दायरा इख्तियार में है ECP के, और इसके ऊपर इतनी तनकीद जो पॉलिटिकल जमातें कर रही हैं, इसका कोई सुनवाई भी नहीं है। दरअसल असूली तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दोबारा खत लिखना नहीं चाहिए था, जबकि सदर मुमलिकत के पहले खत के जवाब में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वाज़ह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 57 के तहत पार्लियामेंट ने जो तरमीमी बिल पास किया, जिस पर आपने खुद दस्तखत किए हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया है कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। वो एक पूरा एक कमांड की सूरत में इलेक्शन कमीशन इख्तियार दिया गया। अब प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो आर्टिकल 48(5) का हवाला दे रहे हैं, वो सिर्फ कौमी असम्बली के लिए है, और कौमी असम्बली का जो रिजल्ट होता है उस पर उनको एक आइन का आर्टिकल 48(5) जो है वो इसमें बाकायदा वाज़ह तौर पर लिखा गया है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान तारीख देने की मिजाज है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात करवाने की जो कमांड है वो तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है। अगर कौमी असम्बली का इंतखाब करवा देते हैं 2 महीने के 1 महीने के बाद, उसके बाद सूबाई असम्बलियों के गवर्नर कहते हैं जी आर्टिकल 105 के तहत हम तो अभी शेड्यूल नहीं दे रहे, तो पूरे पाकिस्तान में इंतशार। सर आपकी बात सही है, लेकिन मेरा सवाल आपसे हल्का बंदियों के हवाले से था। मुझे ये बताइए कि पहले हल्का बंदियों के हवाले से जो इनिशिएटिव लिया गया उसमें पॉलिटिकल जमातों को ऑन बोर्ड नहीं किया गया। चलें उसको अगर हम न्यूट्रलिटी और क्या कहना चाहिए, आप उसकी न्यूट्रलिटी पे, ट्रांसपेरेंसी के उस पर भी लेके आ जाएं इलेक्शन कमीशन के, तो कोई भी जमात इसके ऊपर मजीद अपने अभाम का इजहार कर सकती है। लेकिन कहा जा रहा था कि ये जो डीलिमिटेशन है वो 14 दिसंबर तक मुकम्मल होगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब जो मुशावरत के बाद डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे रहा है वो तकरीबन 30 नवंबर की है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, दुरुस्त है। ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन राउंड की क्लास जो हल्का बंदियाँ भी करवा रहा है, और उसके साथ साथ इंतखाबी फरिश्ते भी नादरा के ताउन से मुरतब हो रही है जी। इसके सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जनाब प्रेसिडेंट साहब जो आर्टिकल 48(5) का हवाला दे रहे हैं, तो आइन का आर्टिकल 51 क्या कहता है? आइन का आर्टिकल 51 ये कहता है कि जब मर्तब शुमारी का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए तो उसकी जो लास्ट नतीजा है उसकी रोशनी में इन्होंने हल्का बंदियाँ करवानी है। वो आइनी पाबंदी है, आइनी का बाकायदा आइन का बाद लिखा हुआ है, हल्का बंदी करवानी है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हल्का बंदी को छोड़कर आपको 48(5) के तहत इंतखाबात करवाते हैं तो भी गैर आइनी और गैर कानूनी होगा। हल्का बंदियाँ हो रही है। इस पर रोड मैप दिया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, और इसके रोड मैप देने से पहले उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से 2.5 घंटे मुलाकात की, और उनको सारी सूरत हाल से आगाह करने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने जो रोड मैप दिया हल्का बंदियों और इंतखाबी फरिश्तों के हवाले से, वो किया 14 दिसंबर। बाद में जो सियासी जमातों की मशावरत भी होती रही, वो आए थे ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से। वहाँ उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जनाब आप अपना शेड्यूल चेंज कर दें, तो उन्होंने उसको 30 नवंबर पे ले आए, और 30 नवंबर पे लाने के बाद इलेक्शन कमीशन जो अपना हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर लेगा तो एक इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा, और इंतखाबी शेड्यूल 50 दिन का होता है, तो वो इलेक्शन जो है 20 और 25 जनवरी के दरमियान। बिल्कुल सही। कंवल साहब, ये बात मैं वकास की तरफ लेके जाना चाहूँगी। आपने कुछ मुलाकातों का यहाँ पे जिक्र किया, चीफ जस्टिस के हवाले से भी और सियासी मशावरत भी। वकास, कल से हम देख रहे हैं ये बात भी ज़द आम है, और बिलखुसूस ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे इस पर बहुत तनकीद हो रही है कि गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी सफ़ीर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई, और कल की ट्वीट में ये वाज़ेह हुआ कि UK की जो हाई कमिश्नर हैं उनसे भी मुलाकात हुई, और दोनों सफ़रा का ये कहना है कि जी हमने अपनी सपोर्ट को यकीनी बनाया और कहा कि पाकिस्तान इस बात का मुताहमिल नहीं हो सकता कि इलेक्शन डिले किए जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। ये बताइए, ये मज़ीद क्रेडिबिलिटी को इरोड नहीं करता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की? ये किस दायरा कार के तहत सफ़रा से ये मुलाकातें की जा रही हैं? अगर आपको पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाने हैं तो आपको पाकिस्तान के मैकेनिज्म को देखना पड़ेगा
और जिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज को कोई ऑब्जेक्शन है, रिजर्वेशन है, यू हैव टू एड्रेस दो रिजर्वेशन एंड ऑब्जेक्शन ऑफ दोज पॉलिटिकल पार्टीज इंस्टेड टू गो टूवर्ड्स द यूके और जो दूसरे मुल्कों के सफीरों के साथ मुलाकात की जा रही है। ये तो कहीं पे भी आईनी तौर पे या कानूनी तौर पे आपको कुछ सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन या कोऑपरेशन नहीं मिलती आईने पाकिस्तान के तनाजुर में, अगर इसको देखा जाए। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इस्तेकाक था, उनकी ये अथॉरिटी थी, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि आर्टिकल 48 क्लास 5 जो था, डैट इम्पोज द प्राइमरी लाइबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के वो इंतखाबात के हवाले से डेट दें जब भी ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो असम्बली को डिसॉल्व करेंगे। ऑन द डेजुलेशन ऑफ नेशनल असम्बली 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना, ये जो सदर पाकिस्तान का इस्तेकाक था, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि उनके ऊपर बाइंडिंग था, उनकी ये जिम्मेदारी थी। उन्होंने क्या किया, बड़ा टेक्निकली खेल दिया और इलेक्शन कमीशन के दायरा कार में या कोर्ट के अंदर ये बॉल डाल दी कि अब आप ये फैसला करें कि सूबाई असम्बली के हवाले से वो डेट दे नहीं सकते थे, वो गवर्नर ने डेट देनी थी आर्टिकल 105 और 107 के तहत, जब भी 112 के तहत जो प्रोविंशियल असम्बली डिसॉल्व कर दी जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ टेक्निकली खेल दिया गया। और सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये कह दिया गया कि अगर आपने रजू करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फॉर एनी काइंड ऑफ फर्दर इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग दी अथॉरिटी यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट और द इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो आप उनसे भी रजू कर लें, लेकिन हर सूरत ये कोशिश करें कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाए। मैं बिकॉज़ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर हम पीडीएम के सेटअप को देखते हैं, जो अपनी मुद्दत पूरी करने पे उनका सारा का सारा जोर था, 16 माह में सिनारियो क्या बनी ये सारी अवाम के सामने है। लेकिन अब ये जो फंक्शनल प्रॉब्लम सामने आ रही हैं कि जी डीलिमिटेशन नहीं हुई, सेंसस नहीं हुआ, फ़लानी चीज़ पे मशावरत नहीं हुई, ये चीज़ें मज़ीद इलेक्शंस को डिले कर रही हैं, लेकिन अब कोई जवाब हमारे पास मौजूद नहीं है। कंवर साहब, आपके पास दोबारा आना चाहूँगी। सुफरा से मुलाकातें चीफ इलेक्शन कमीशन की, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? ये सवाल मुझसे कर रही हैं? जी सर। अच्छा जी, मैं गुजारिश पहले कर दूं कि जो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं तमाम मीडिया में कि जी अमेरिकन एम्बेसडर ने मुलाकात की है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि दिलशाद साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आई होप दैट वी कैन कनेक्ट बैक विद हिम। जी, नाउ यू आर बैक। सर, अपनी बात ज़रा शुरू से कीजिएगा, बीच में देयर वाज अ लैग और आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, प्लीज़ फरमाइए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो रूटीन की मुलाकात होती है, जब अमेरिकन एम्बेसडर मिलते हैं या ब्रिटिश हाई कमीशन मिलता है या यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर मिलते हैं, ये एक रूटीन की मुलाकात होती है। इसमें कोई सियासी तौर पर या कोई पुरस्कारित नहीं होती। जब मैं फेडरल सेक्रेटरी था तो हर हफ्ते मेरे पास अमेरिकन एम्बेसडर और उसके बाद ब्रिटिश हाई कमिश्नर वगैरह तमाम यूरोपियन मिलने आते थे। इवन जो थे बड़े बड़े अहम शख्सियात अपने जो साउथ एशिया के जो थे, रिचर्ड वाटरटैप, वो भी मिलने आते थे जी। तो ये कोई ऐसा कोई मसला नहीं है कि जनाब वो मुलाकात की है और डेट फिक्स कर रहे हैं। वो खत्म होता जी सर, आप कैसे इंतखाबात करवा रहे हैं, बाहर से डेलीगेशन सर, एक ऐसा वक्त कंवर साहब, आप नहीं समझते कि एक ऐसा वक्त जब मुल्क में ऑलरेडी हमारे इलेक्शंस को लेके एक हिजान बरपा है, क्लैरिटी नहीं है डेट के ऊपर। हमेशा ये बात की जाती है कि पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल इसके ऊपर इंटरवेंशन होती है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ सुफरा के अगर बैकग्राउंड को देखा जाए तो उन पे अपनी गुज़िश्ता पोस्टिंग में ऑलरेडी ये इल्ज़ामात मौजूद हैं कि वो वहाँ के इलेक्शंस के साथ मेडल करते रहे हैं। अब दोबारा उनसे मुलाकातें करना, क्या पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है? नहीं जी, कंवर साहब से बात हमारी डिस्कनेक्ट हो गई। वकास, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैंने पहले ये चीज़ आपकी गोशगुजार की कि हमारे यहाँ पे ये परसेप्शन लिया जाता है, एक नैरेटिव डेवलप किया जाता है, जिस तरह खान साहब का भी एक नैरेटिव था कि हमारी हुकूमत के अंदर, हमारी रियासत के अंदर जो है वो फॉरेन इंटरवेंशन नज़र आती है, दे डायरेक्टली इंटरवीन, इंटरपोज एंड इंटरफेयर इनटू आवर अफेयर्स। तो अगर इस तरह का कोई तासुर किया जाएगा ऑन द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर के वो मुलाकातें कर रहे हैं, तो पब्लिकली मेरे ख्याल में ये एक अच्छा तासुर नहीं होगा। इसको इस पहले स्ट्राइक डाउन करने की ज़रूरत है। और जो हमारा आईन पाकिस्तान है, डेट इज़ ट्विस्टेड इन दिस रिगार्ड के 90 दिन के बाहर जाके अपने इंतखाबात नहीं करवाएंगे। अगर 90 दिन के बाहर जाएंगे तो आर्टिकल 254 ये कहता है कि 90 दिन का टाइम गुजरने के बावजूद भी वो इनवैलिड या अनलॉफुल नहीं होंगे। लेकिन 90 दिन के बाद हर गुजरता हुआ दिन, हर गुजरता हुआ घंटा, हर गुजरता हुआ मिनट और हर गुजरता हुआ सेकंड आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों आपने तमाम तर लवाजमात पूरे करने के बावजूद या नेक नीति होने के बावजूद आपके इंतखाबात विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 90 दिन के अंदर नहीं हो सके। तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी चीफ इलेक्शन कमीशन
कमिश्नर के पास, इलेक्शन कमीशन के पास बाई इलेक्शन की बात आती है, चाहे 60 दिन के अंदर हो या असेंबली डिसॉल्व हो जाए 90 दिन के अंदर, तो कभी डिलिमिटेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, कभी मर्दमशुमारी की प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन इस तरह आपका काम है, जब भी ब्रेकिंग आए आप उसके ऊपर प्रोग्राम करें, आपका कंटेंट प्रोड्यूसर, आपका असाइनमेंट एडिटर, आपका न्यूज़ प्रोड्यूसर, हर शख्स तैयार होना चाहिए। वकास, सॉरी मेरे पास वक्त कम है, आपकी तमाम बातें मेरे ख्याल में बड़ी डेप्थ रखती हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस दिस मॉर्निंग। अब ज़रा एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को देखेंगे। जिस तरह मैंने आपको इंदिया दिया कि कहा जा रहा है कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड मुल्क में ब्लैक मार्केट और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को एक तरह से कवर फराहम करता है, इसकी वजह से पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुँचता है। इसके ऊपर बात करेंगे।